अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा गांव है जहां 200 साल पहले लोग सोए तो थे, लेकिन सुबह वहां कोई नहीं था, तो शायद आप इसे कहानी समझेंगे। लेकिन राजस्थान की रेत में एक जगह ऐसी है जहां ये सवाल आज भी जिंदा है। जैसलमेर से कुछ दूरी पर फैला हुआ कुलधरा गांव बाहर से सिर्फ खंडहर दिखाई देता है, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी टूटी दीवारों में नहीं, बल्कि उसके सन्नाटे में छिपी है। वहां खड़े होकर आपको एहसास होता है कि ये जगह खाली नहीं है, ये बस बोलना बंद कर चुकी है। कहानी सुनने में तो सीधी लगती है, लेकिन सीधी है नहीं। 19वीं सदी की शुरुआत में ये गांव पूरी तरह आबाद था। यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों का समुदाय रहता था, जो अपनी समझदारी और उन्नत जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। रेगिस्तान में पानी ही जीवन होता है, और जिनके पास पानी पर नियंत्रण हो वे साधारण लोग नहीं होते। कुलधरा सिर्फ एक बस्ती नहीं थी, ये एक सुव्यवस्थित समाज था। यहाँ पक्के घर थे, अनाज के भंडार थे और खेतों को सींचने की ऐसी प्रणाली थी जो उस समय के लिए असाधारण मानी जाती थी। सवाल ये उठता है कि जो लोग इतनी समझ रखते थे, वे अचानक सब कुछ छोड़कर क्यों चले गए? लोक कथा कहती है कि जैसलमेर रियासत के एक शक्तिशाली मंत्री की नज़र गांव की एक लड़की पर पड़ी। उसने उसे पाने का इरादा जाहिर किया और गांव पर दबाव बनाया गया। सम्मान की रक्षा के लिए पूरे समुदाय ने निर्णय लिया कि वे झुकेंगे नहीं। एक रात बिना किसी शोर के, बिना किसी संघर्ष के, पूरे गांव ने अपने घर छोड़ दिए। सुबह जब सूरज निकला तो कुलधरा सिर्फ दीवारों का ढांचा बन चुका था। जाते जाते उन्होंने इस जगह को श्राप दिया कि यहाँ फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। ये कहानी सुनने में प्रभावशाली है, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? यहीं से रहस्य शुरू होता है, क्योंकि इतिहास में इस घटना का स्पष्ट ठोस दस्तावेज नहीं मिलता। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये पलायन धीरे धीरे हुआ होगा, अचानक नहीं। संभव है कि लगातार सूखे, घटते जल स्रोत या बदलती व्यापारिक परिस्थितियों ने लोगों को मजबूर किया हो कि वे बेहतर अवसरों की तलाश में कहीं और बस जाए। ये भी संभव है कि राजनीतिक दबाव रहा हो, लेकिन वो लोक कथा जितना नाटकीय न रहा हो। जब प्रमाण कम होते हैं तब कहानियां मजबूत हो जाती हैं, और कुलधरा की कहानी भी शायद इसी खाली जगह में पनपी है। लेकिन एक बात अब भी बेचैन करती है, अगर ये सिर्फ आर्थिक कारण था तो लोग घरों के दरवाजे खुले क्यों छोड़ गए? रसोई के चूल्हों की संरचना वैसी ही क्यों मिली जैसे उन्हें जल्दी में छोड़ा गया हो? और अगर ये सिर्फ एक मंत्री की जिद थी तो आसपास के इतने सारे गांव एक साथ क्यों खाली हुए? एक घटना, इतने सवाल, और हर सवाल के साथ रहस्य थोड़ा और गहरा हो जाता है। आज भी जब सूर्यास्त के बाद वहां प्रवेश पर रोक की बात की जाती है तो डर की एक नई परत जुड़ जाती है। पर्यटक दिन में हंसते हुए तस्वीरें लेते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में वही गलियां अलग महसूस होती हैं। कोई परछाई दिखाई नहीं देती, कोई आवाज सुनाई नहीं देती, फिर भी एक अनकहा दबाव महसूस होता है। शायद इसलिए क्योंकि हमारा मन खाली जगह को स्वीकार नहीं कर पाता। जब इंसान चला जाता है तो उसकी अनुपस्थिति भी एक तरह की उपस्थिति बन जाती है। कुलधरा की असली ताकत उसके श्राप में नहीं, बल्कि उसकी अनिश्चितता में है। अगर ये कहानी सच है तो ये सामूहिक साहस की कहानी है। अगर ये पूरी तरह सच नहीं है तो ये उस समाज की कहानी है जिसने समय की मार से बचने के लिए चुपचाप पलायन किया। लेकिन दोनों ही स्थितियों में एक बात समान है, ये गांव एक रात में इतिहास बन गया, और उस रात की परछाई आज भी रेत पर दिखाई देती है। अब असली सवाल शुरू होता है, क्या कुलधरा सच में अचानक खाली हुआ था, या हमने एक धीमी प्रक्रिया को नाटकीय कहानी में बदल दिया? और अगर लोग सचमुच एक ही रात में गए थे तो वे गए कहां? क्या उनके वंशज आज भी कहीं मौजूद हैं, या वो रात सच में सब कुछ अपने साथ ले गई? वीडियो के अगले हिस्से में हम लोक कथा से आगे बढ़कर प्रमाणों की तलाश करेंगे, क्योंकि कभी-कभी रहस्य कहानी में नहीं, बल्कि कहानी की कमी में छिपा होता है। जब किसी जगह को रहस्यमयी घोषित कर दिया जाता है तो लोग अक्सर सवाल पूछना बंद कर देते हैं, लेकिन कुलधरा की कहानी में असली रोमांच डर में नहीं, बल्कि उसकी व्यवस्था में छिपा है। क्योंकि ये गांव किसी गरीब असंगठित बस्ती की तरह नहीं बसाया गया था, ये एक योजनाबद्ध समाज था। यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण केवल पुजारी नहीं थे, वे व्यापारी थे, किसान थे, और सबसे महत्वपूर्ण जल प्रबंधन के विशेषज्ञ थे। रेगिस्तान में पानी पर नियंत्रण का मतलब सिर्फ जीवन नहीं, बल्कि शक्ति भी होता है। कुलधरा और उसके आसपास बसे पालीवालों ने छोटे छोटे तालाब, कुंड और भूमिगत जल संग्रह प्रणाली विकसित की थी। वे वर्षा के हर बूंद को बचाने की कला जानते थे। घरों की बनावट इस तरह की थी कि हवा का प्रवाह बना रहे और गर्मी कम लगे। गलियां सीधी थीं, लेकिन उनमें मोड़ ऐसे थे कि धूल भरी आंधी का असर कम हो। ये सब अचानक छोड़ा नहीं जाता, ये सब छोड़ना एक आखिरी विकल्प होता है।
यहीं से शक शुरू होता है। अगर ये गांव इतना सक्षम था तो क्या सिर्फ एक मंत्री का दबाव इतना बड़ा कारण हो सकता था कि पूरा समुदाय अपनी जड़ों से उखड़ जाए? और अगर दबाव इतना ही था तो संघर्ष के निशान क्यों नहीं मिलते? कोई टूटी हुई तलवारें नहीं, कोई जली हुई दीवारें नहीं, कोई हिंसक टकराव का प्रमाण नहीं। जो मिलता है वो है व्यवस्थित संरचना, जैसे किसी ने फैसला सोच समझ कर लिया हो, घबराहट में नहीं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उस समय व्यापारिक रास्ते बदल रहे थे। जैसलमेर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। लगातार सूखे ने कृषि को प्रभावित किया था। संभव है कि पानी की उपलब्धता पहले जितनी स्थिर न रही हो। अगर जल स्रोत कमजोर पड़ने लगे हों तो एक जल विशेषज्ञ समुदाय सबसे पहले खतरे को समझता। क्या यह संभव है कि उन्होंने आने वाली तबाही को पहले ही पहचान लिया हो? क्या यह पलायन डर से नहीं, दूरदृष्टि से किया गया निर्णय था? लेकिन फिर एक और प्रश्न खड़ा होता है, अगर ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन था तो इसे इतनी नाटकीय कहानी में क्यों बदला गया? शायद इसलिए क्योंकि सामूहिक पलायन को स्वीकार करना आसान नहीं होता। जब एक समाज अपनी भूमि छोड़ता है तो वो केवल जमीन नहीं छोड़ता, वो अपनी पहचान का एक हिस्सा छोड़ देता है। कहानी उस दर्द को ढकने का तरीका बन जाती है। श्राप की कथा, मंत्री की जिद, रातों रात गायब हो जाना, ये सब उस गहरे सच को सरल बनाने का माध्यम हो सकता है जिसे समझना मुश्किल था। आज भी जब आप कुलधरा की गलियों से गुजरते हैं तो एक अजीब सा संतुलन दिखाई देता है। घर टूटे हुए हैं लेकिन उनकी बनावट साफ है। मंदिर का ढांचा खड़ा है लेकिन पूजा नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे समय ने यहाँ कदम रखकर खुद को रोक लिया हो। और यही रुकना सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि जो जगह हिंसा या प्राकृतिक आपदा से नष्ट होती है वहां अव्यवस्था दिखाई देती है। यहाँ अव्यवस्था नहीं बल्कि अनुपस्थिति है। एक और तथ्य ध्यान देने लायक है, कुलधरा अकेला गांव नहीं था। उसके आसपास के कई पालीवाल गांव भी उसी समय के आसपास खाली हुए बताए जाते हैं। क्या ये सिर्फ एक लड़की की कहानी थी या पूरे क्षेत्र की आर्थिक और पर्यावरणीय परिस्थिति बदल रही थी? अगर ये सामूहिक निर्णय था तो उसके पीछे गहरी रणनीति रही होगी। लेकिन वो रणनीति लिखित इतिहास में दर्ज क्यों नहीं हुई? क्या दस्तावेज खो गए या कभी बनाए ही नहीं गए? रहस्य यहीं और गहरा हो जाता है, क्योंकि जब प्रमाण कम होते हैं तब कल्पनाएं मजबूत हो जाती हैं, और कल्पनाएं समय के साथ इतनी पुख्ता हो जाती हैं कि वो सच से भी ज्यादा असरदार लगने लगती हैं। कुलधरा के साथ शायद यही हुआ। एक जटिल सामाजिक और पर्यावरणीय परिवर्तन को हमने एक सरल नाटकीय कहानी में बदल दिया, लेकिन वो रात फिर भी सवाल बनकर खड़ी है। अगर वो लोग धीरे धीरे गए तो आखिरी परिवार ने उस रात क्या महसूस किया होगा? क्या उन्होंने पीछे मुड़कर अपने घरों को देखा होगा? क्या उन्हें अंदाजा होगा कि 200 साल बाद लोग उनके फैसले को श्राप और रहस्य कहेंगे? अब कहानी एक नए मोड़ पर है, क्योंकि अगले हिस्से में हमें उस रात को फिर से बनाना होगा, कल्पना से नहीं, संभावनाओं से। हमें समझना होगा कि अगर सच में एक सामूहिक निर्णय लिया गया था तो वो कैसा दिखता होगा, और अगर सच में कोई दबाव था तो उसका स्वरूप क्या रहा होगा। कुलधरा की खामोशी शायद हमें जवाब नहीं देती, लेकिन वो हमें सोचने के लिए मजबूर जरूर करती है। कल्पना कीजिए, गर्मियों की एक रात है। रेगिस्तान दिन भर की तपिश छोड़ चुका है, लेकिन हवा अब भी गर्म है। गांव के बीचों बीच मंदिर के पास कुछ लोग इकट्ठा है। बातों की आवाज धीमी है, लेकिन चेहरों पर तनाव साफ है। ये कोई भावनात्मक सभा नहीं, ये निर्णय की रात है। क्योंकि अगर सच में पूरा समुदाय गया तो ये अचानक नहीं हुआ होगा। इतने बड़े फैसले के पीछे चर्चा हुई होगी, असहमति हुई होगी, डर भी रहा होगा। कुलधरा जैसे व्यवस्थित गांव में निर्णय व्यक्तिगत नहीं होते, ये सामूहिक समाज था। अगर मंत्री का दबाव सच था तो वो सिर्फ एक परिवार का संकट नहीं रहा होगा, वो पूरे समुदाय के सम्मान का प्रश्न बना होगा। और अगर असली कारण आर्थिक या पर्यावरणीय था तो वो भी अचानक सामने नहीं आया होगा। पानी का स्तर धीरे धीरे गिरता है, व्यापार के रास्ते धीरे धीरे बदलते हैं। संकट पहले संकेत देता है, फिर दस्तक देता है और अंत में दरवाजा तोड़ता है। सवाल ये है कि कुलधरा ने किस चरण पर फैसला लिया। शायद उस रात किसी ने कहा होगा कि रुकना अब नुकसान है। शायद किसी बुजुर्ग ने पुरखों की जमीन छोड़ने पर आपत्ति जताई होगी। शायद युवाओं ने भविष्य की बात की होगी। निर्णय आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि जमीन छोड़ना केवल घर छोड़ना नहीं होता, वो स्मृतियां छोड़ना होता है। मंदिर की घंटी की आवाज, आंगन की मिट्टी, दीवार पर पड़े हाथों के निशान, इन सबको पीछे छोड़ना एक तरह की आत्मा को काटने जैसा होता है। अगर ये पलायन सच में एक ही रात हुआ तो वो अराजकता से भरा नहीं रहा होगा, क्योंकि जो संरचना आज दिखाई देती है वो घबराहट नहीं दिखाती। दरवाजे खुले हैं लेकिन तोड़े नहीं गए, घर खाली हैं लेकिन जले नहीं। ये संकेत देता है कि जाने वालों ने जल्दबाजी की पर अव्यवस्था नहीं फैलाई। वे शायद पहले से तैयार थे,
जरूरी सामान साथ लिया गया होगा, अनाज, आभूषण, धार्मिक ग्रंथ, शायद पानी के भंडार का कुछ हिस्सा। बाकी छोड़ दिया गया, क्योंकि सब कुछ साथ नहीं ले जाया जा सकता। और फिर वो क्षण आया होगा जब आखिरी समूह ने गांव की सीमा पार की होगी। पीछे मुड़कर देखने का वो एक पल शायद सबसे भारी रहा होगा, क्योंकि उस समय उन्हें अंदाजा नहीं रहा होगा कि ये जगह 200 साल तक ऐसे ही खड़ी रहेगी। उनके लिए ये एक रणनीतिक कदम रहा होगा, हमारे लिए ये रहस्य बन गया। लेकिन अगर कहानी में मंत्री की भूमिका सच है तो एक और परत जुड़ती है। क्या दबाव इतना तीखा था कि रुकना असंभव हो गया? क्या आर्थिक करों ने जीवन कठिन कर दिया? क्या सत्ता और समाज के बीच टकराव इतना बढ़ गया था कि पलायन ही सम्मानजनक विकल्प बचा था? इतिहास अक्सर विजेताओं के पास दर्ज होता है और छोटे समुदायों की आवाज समय में खो जाती है। कुलधरा शायद उसी खोई हुई आवाज का उदाहरण है। एक और संभावना भी है जिसे कम लोग उठाते हैं। क्या ये संभव है कि पाली वालों ने किसी बेहतर अवसर की खबर पाई हो? क्या उन्हें कहीं और उपजाऊ भूमि, सुरक्षित व्यापार मार्ग या बेहतर संरक्षण का आश्वासन मिला हो? अगर ऐसा था तो ये पलायन डर का नहीं, दूरदृष्टि का परिणाम था। लेकिन दूरदृष्टि की कहानियां कम बिकती हैं, श्राप और रहस्य की कहानियां ज्यादा। इसलिए समय के साथ सच के ऊपर कथा की परत चढ़ती चली गई। आज जब कोई पर्यटक सूर्यास्त के बाद वहां रुकने की कोशिश करता है और उसे चेतावनी दी जाती है तो रहस्य और गहरा हो जाता है। लेकिन सोचिए, अगर ये जगह सच में श्रापित होती तो क्या दिन में सुरक्षित होती? शायद नहीं। डर का एक हिस्सा हमारी कल्पना से पैदा होता है और कल्पना उस खालीपन से जन्म लेती है जिसे हम समझ नहीं पाते। कुलधरा की आखिरी रात का सच शायद कभी पूरी तरह सामने ना आए, लेकिन उस रात का वजन अब भी इन दीवारों में महसूस होता है। ये वजन श्राप का नहीं, निर्णय का है। एक सामूहिक निर्णय जिसने एक गांव को इतिहास में बदल दिया। और अब कहानी अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही है, क्योंकि असली रहस्य ये नहीं कि लोग क्यों गए, असली रहस्य ये है कि वे कहां गए। क्या उनके वंशज आज भी कहीं मौजूद हैं? क्या उन्होंने किसी और जगह नया कुलधरा बसाया, या वो रात सच में उनके अतीत को रेत में दफना गई? अगले हिस्से में हम इस सवाल की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जब कोई समुदाय गायब होता है तो वो पूरी तरह गायब नहीं होता, उसकी छाया कहीं ना कहीं जरूर मिलती है। किसी जगह का खाली हो जाना एक घटना है, लेकिन किसी समुदाय का गायब हो जाना एक पहेली है। कुलधरा की टूटी दीवारें अब भी खड़ी हैं, लेकिन उसके लोग कहाँ हैं? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को साधारण इतिहास से उठाकर रहस्य में बदल देता है। क्योंकि अगर लगभग 80 से अधिक गांवों के पालीवाल ब्राह्मण सचमुच एक ही समय में चले गए, तो उनका कोई निशान तो होना चाहिए था। कोई नया बसाव, कोई लिखित उल्लेख, कोई पारिवारिक वंशावली जो इस पलायन का जिक्र करे। इतिहास के कुछ संकेत मिलते हैं कि पालीवाल समुदाय बाद में जोधपुर, जैसलमेर और आसपास के अन्य क्षेत्रों में बस गया। लेकिन यहाँ एक अजीब सा अंतराल दिखाई देता है। किसी बड़े सामूहिक पलायन का स्पष्ट विवरण नहीं मिलता। ना तो तत्कालीन राजकीय अभिलेखों में विस्तृत उल्लेख है, न ही किसी बड़े संघर्ष का दस्तावेज। ऐसा लगता है जैसे ये घटना इतिहास के पन्नों के बीच से फिसल गई हो, और जब इतिहास चुप हो जाता है तब कल्पना बोलने लगती है। कुछ स्थानीय कथाएं कहती हैं कि पालीवालों ने अपने जाने से पहले पानी के स्रोतों को इस तरह निष्क्रिय कर दिया था कि कोई और समुदाय वहां टिक न सके। अगर ये सच है तो ये श्राप नहीं, रणनीति थी। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर वे इतने संगठित थे तो उन्होंने अपनी कहानी लिखकर क्यों नहीं छोड़ी? क्या उन्हें लगा कि वे वापस लौटेंगे? क्या ये स्थायी पलायन नहीं, अस्थायी विस्थापन था जो कभी पलटकर नहीं आया? और फिर वो सबसे असहज संभावना सामने आती है जिसके बारे में कम चर्चा होती है। क्या ये संभव है कि पलायन एक रात में नहीं बल्कि कई महीनों में हुआ हो, और एक रात की कथा बाद में जोड़ी गई हो ताकि घटना को नाटकीय बनाया जा सके? अगर ऐसा है तो वो आखिरी रात असल में प्रतीक बन जाती है, एक प्रतीक उस क्षण का जब गांव पूरी तरह खाली हो चुका था। लेकिन तब भी ये सवाल बना रहता है कि इतनी व्यवस्थित बस्ती बिना संघर्ष के कैसे शांत हो गई? जब आप आज कुलधरा की गलियों में चलते हैं तो वहां कोई अलौकिक दृश्य नहीं दिखता, लेकिन एक अजीब सा असंतुलन महसूस होता है। घरों के ढांचे ऐसे खड़े हैं जैसे उनका इंतजार अब भी जारी हो। मंदिर की संरचना मौजूद है, लेकिन पूजा की ध्वनि नहीं। ऐसा लगता है जैसे समय ने यहाँ कदम रखकर खुद को रोक लिया हो। और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है, समय का रुक जाना। कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी संकेत दिया है कि 19वीं सदी में क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन और व्यापारिक मार्गों के बदलने से जैसलमेर की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी। अगर आय के स्रोत कम हो रहे थे तो पलायन एक व्यावहारिक कदम हो सकता था, लेकिन व्यावहारिक निर्णय कहानियां नहीं बनाते। कहानियां तब बनती हैं जब दर्द को अर्थ देना हो। क्या कुलधरा की श्राप वाली कथा उस दर्द को अर्थ देने का तरीका थी?
लेकिन फिर भी एक प्रश्न बार बार लौटता है, अगर ये सब तर्क संगत था तो लोग सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकने से असहज क्यों हो जाते हैं? क्यों वहाँ की हवा सामान्य से भारी महसूस होती है? क्या ये सिर्फ मन का खेल है या जगहें सचमुच अपने भीतर कुछ संभाल कर रखती हैं? वैज्ञानिक दृष्टि से इसका उत्तर सरल है। खाली स्थानों में ध्वनि अलग गूंजती है, अंधेरे में मस्तिष्क खतरे का संकेत ज्यादा तीव्रता से पड़ता है। लेकिन अनुभव हमेशा विज्ञान से शांत नहीं होता। शायद असली रहस्य ये नहीं कि वे लोग कहाँ गए, शायद रहस्य ये है कि हम इस कहानी को खत्म क्यों नहीं कर पाते। हर पीढ़ी इसे फिर से सुनाती है, थोड़ा बदलकर, थोड़ा जोड़कर, जैसे ये गांव हमारी स्मृति में जीवित रहने पर अड़ा हुआ हो। और अब कहानी अपने अंतिम चरण में है, क्योंकि अगर कुलधरा का सच पूरी तरह प्रमाणों से नहीं पकड़ा जा सकता तो हमें उस खालीपन को स्वीकार करना होगा। लेकिन स्वीकार करना आसान नहीं होता, इसलिए हम उसे श्राप कहते हैं, इसलिए हम उसे रहस्य कहते हैं। कुलधरा की गलियों में चलते हुए एक अजीब सी बात महसूस होती है। यहाँ कुछ टूटा है लेकिन बिखरा नहीं है, दीवारें गिरी हैं लेकिन अस्त व्यस्त नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इस जगह ने खुद को बंद कर लिया हो, जैसे किसी ने दरवाजा भीतर से बंद किया हो और चाबी साथ ले गया हो। इतिहास हमें संभावनाएं देता है, लोक कथा हमें कहानी देती है, लेकिन कुलधरा हमें निश्चित उत्तर नहीं देता। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा बेचैन वही चीज करती है जिसका अंत साफ नहीं होता। अगर ये पलायन डर से हुआ था तो वो डर कितना गहरा रहा होगा कि एक पूरा समुदाय रात के अंधेरे में अपनी पीढ़ियों की जड़ों को काट कर चला गया। अगर ये निर्णय दूरदृष्टि का था तो वो दृष्टि कितनी तीखी रही होगी कि उन्होंने भविष्य को चुनने के लिए वर्तमान को त्याग दिया। और अगर ये कहानी समय के साथ बदली गई तो असली घटना कितनी साधारण रही होगी कि उसे रहस्य का रूप देना पड़ा। लेकिन अब एक और संभावना पर विचार कीजिए। क्या ये संभव है कि हम गलत सवाल पूछ रहे हैं? हम बार बार ये पूछते हैं कि वे क्यों गए, लेकिन शायद असली सवाल ये है कि वे लौटकर क्यों नहीं आए। इतिहास में कई बस्तियां खाली हुईं और फिर दोबारा बसीं, लेकिन कुलधरा वैसा नहीं हुआ। 200 साल बीत गए, पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन ये जगह फिर आबाद नहीं हुई। क्या ये सिर्फ संयोग है या उस निर्णय में कुछ ऐसा था जिसने वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए? कुछ लोग कहते हैं कि ये श्राप है, कुछ कहते हैं कि ये डर की विरासत है, लेकिन सच ये है कि किसी भी जगह को बसाने के लिए सिर्फ जमीन नहीं, विश्वास चाहिए होता है। और शायद कुलधरा के साथ वो विश्वास ही टूट गया था। जब कोई समुदाय अपनी भूमि को त्याग देता है तो वो केवल भौतिक दूरी नहीं बनाता, वो एक मानसिक दूरी भी बना देता है, और वो दूरी पीढ़ियों तक बनी रह सकती है। आज जब पर्यटक दिन के उजाले में वहां घूमते हैं तो उन्हें सिर्फ इतिहास दिखाई देता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद वही गलियां अलग लगने लगती हैं। हवा थोड़ी ठंडी नहीं, थोड़ी भारी लगती है। ये अलौकिक नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, लेकिन अनुभव वास्तविक होता है। और शायद यही कुलधरा का अंतिम रहस्य है। ये जगह हमें हमारे अपने डर का सामना कराती है, क्योंकि खाली घरों से ज्यादा डरावना कुछ नहीं होता। खालीपन हमें याद दिलाता है कि स्थायित्व एक भ्रम है। जो आज बसता है वो कल वीरान हो सकता है, और जो आज वीरान है वो कभी जीवन से भरा हुआ था। कुलधरा हमें भूतों से नहीं डराता, वो हमें समय से डराता है। और अब जब हम इस कहानी को बंद करने वाले हैं तो एक आखिरी बात रह जाती है। अगली बार जब आप किसी पुराने खंडहर के सामने खड़े हों तो ये मत सोचिए कि वहां क्या हुआ था, ये सोचिए कि वहां किसने निर्णय लिया था, किसने अपने बच्चों का हाथ पकड़ा होगा, किसने आखिरी बार अपने घर की दीवार को छुआ होगा, किसने पीछे मुड़कर देखा होगा और फिर खुद को रोक लिया होगा। कुलधरा शायद श्रापित नहीं है, शायद वो सिर्फ एक निर्णय की गूंज है, और कुछ गूंजें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। और अगर आपके मन में कोई सवाल अभी भी चल रहा है तो कमेंट करें।